अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो रशियन लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम एक रशियन राइटर फ्योडोर डॉस्टोवस्की के एक नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अपने राइटर फ्योडोर डॉस्टोवस्की के बारे में, तो वो एक रशियन नॉवेलिस्ट हैं और उनको साइकोलॉजिकल फिक्शन का पायोनियर कंसीडर किया जाता है। साइकोलॉजिकल फिक्शन एक ऐसा जॉनरा है जो मॉडर्न टाइम में और हिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो उसके जो पायनियर हैं वो हमारे पास फ्योडोर डॉस्टोवस्की हैं। अगर हम बात करें अपने राइटर की लाइफस्टाइल की, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ट्रेजिक था। यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जिसमें से ये है कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और उनके पॉलिटिकल थॉट्स इतने रेबेलियस थे कि भाई उनको अरेस्ट कर लिया गया था अपने पॉलिटिकल थॉट्स की बेस के ऊपर और उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी। लेकिन उनके डेथ सेंटेंस को रिड्यूस करके उनको एग्जाइल फेस करना पड़ा, यानी कि उनको उन्हीं के लैंड से निकाल दिया गया था। उनके जितने भी वर्क्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर उनकी वो जो ट्रेजिक लाइफस्टाइल है उसका इन्फ्लुएंस हमें नजर आएगा। अगर मैं बात करूं अपने इस नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट की, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एक ना एक दफा ये नॉवल हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको डीपली एनालाइज करने के बाद ही हम इसके असल क्रक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्राइम एंड पनिशमेंट एक साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल नॉवल है जो 1866 में हमारे राइटर ने पब्लिश करवाया था, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जिसमें हमारे पास गिल्ट है, कंसाइंस है, यानी कि जो हमारे एक इंटरनल जमीर होता है, मोरालिटीज है, सफरिंग्स है, पेन है, जस्टिस है और रिडेम्पशन है, कि कैसे हम उस गिल्ट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं एक टाइम तक सफरिंग फेस करने के बाद। अगर मैं बात करूं अपने इस नॉवल की सेटिंग की, तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट सेटिंग है। एक तरफ मेरे पास है यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट गुजारता है, और दूसरी सेटिंग हमारे पास है साइबेरिया की। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है रोडियन रोमानोविच रसकोलिनिकोव। रशियन नेम्स जो है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं, तो ऐसे में आप बेशक कोई एक नाम भी याद कर सकते हैं। जैसे हम अपने प्रोटैगनिस्ट को थ्रू आउट द वीडियो रसकोलिनिकोव के नाम से यूज करेंगे। ये एक पुअर फॉर्मर स्टूडेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबल है, और इसकी वजह से इसकी जो एजुकेशन है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, यानी कि इसको इसके कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने फी पे नहीं की। अब इतनी डिप्राइव्ड लाइफ और इतना डिप्राइव्ड टाइम देखने के बाद ये एक मर्डर कमिट कर देता है, और वो मर्डर कमिट करने के बाद वो स्ट्रगल फेस करता है। वो जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि मुझसे कुछ गलत हो गया है, वो सारी सिचुएशन जो है वो उसके माइंड में चलती रहती है। देन हम बात करेंगे अपने इस नॉवल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। प्रोटैगनिस्ट की हम बात कर चुके हैं, जिसका नाम हमारे पास रसकोलिनिकोव का। देन हमारे पास सेकंड कैरेक्टर है सोनिया मार्मेलेडोवा। ये सिंबलाइज करती हैं फेथ को, कंपैशन को और रिडेम्पशन को। देन एक और कैरेक्टर हमारे पास है पोरफिरे पेट्रोविच का, जो कि एक क्लेवर इन्वेस्टिगेटर है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो मर्डर कमिट कर देता है, तो उस मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेट्रोविच कर रहा है, जो कि एक क्लेवर पर्सन है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी का पर्सन है। देन हमारे पास एक कैरेक्टर है रजुमिकिन का। रजुमिकिन जो है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट का एक लॉयल और प्रैक्टिकल फ्रेंड है, यानी कि रसकोलिनिकोव का एक बहुत ही प्यारा दोस्त है। देन हमारे पास कैरेक्टर है दुनिया का, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की बहन है, रसकोलिनिकोव की बहन है। देन लास्ट कैरेक्टर हमारे पास है स्वीड्रीगैलव का, जो एक मॉरली करप्ट पर्सन है, और यहाँ पे वो डार्क डबल साइड दिखा रहा है रसकोलिनिकोव की, यानी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसने क्राइम कमिट किया और उसको गिल्ट था कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन ये जो करेक्टर साइड बाय साइड चलेगा रसकोलिनिकोव के, जिसका नाम है स्वीड्रीगैलव, ये एक मॉरली करप्ट पर्सन है जो क्राइम कमिट करता है और उसको गिल्ट भी नहीं होता, यानी कि यहाँ पे एक डार्क डबलनेस दिखाई जा रही है। देन इसके अलावा कुछ और माइनर करेक्टर हैं जो हम अपनी समरी में ही अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने इस नॉवल की समरी की। बेसिकली हमारे ये जो नॉवल की समरी है, हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रोटैगनिस्ट की पॉवर्टी और एक थ्योरी उसने दी थी। रसकोलिनिकोव जो है, मैंने बताया कि वो एक फॉर्मर स्टूडेंट था, यानी कि उसको उसके एजुकेशन करियर से आउट कर दिया गया था। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन इम्प्रोवाइज था, क्योंकि उसको निकाल दिया गया था उसकी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की फी पे नहीं कर सकता था, वो अपनी स्टडीज को, अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वो एक छोटे से कमरे में रह रहा था, क्योंकि ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल वो अडॉप्ट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो उस छोटे से कमरे में रहते हुए उसने एक थ्योरी डेवलप की थी कि भाई जो ह्यूमैनिटी है ना, वो दो टाइप की होती है, कि जो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इंसानियत इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, उसमें दो कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी लोग जो लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि जो लॉ को फुलफिल कर रहे हैं, जो लॉ को अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी लोग हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटैगनिस्ट रसकोलिनिकोव। दूसरी तरफ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो लॉ को ब्रेक करते हैं, कि भाई जो उनके एक्शंस होंगे उस लॉ को ब्रेक करने के, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे। यानी कि दो किस्म के लोगों की बात की जा रही है, वो लोग जो ऑर्डिनरी हैं, जो लॉ को मानते हैं, दूसरी तरफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो लॉ को ब्रेक करते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं उससे जो सोसाइटी है वो बेनिफिट फील करेगी। यानी कि यहाँ पे वो ऐसी फिगर्स को एडमायर कर रहे हैं जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट, कि भाई जो ग्रेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्राइम कमिट करते हैं किसी ग्रेटर पर्पस के लिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अक्सर ऐसा होता है कि पुराने टाइम्स में जो वॉर होती थी तो उसमें एक
अपोजिट पार्टी के लोगों को मारा जाता था। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रिवेल करवाना चाहते थे, तो आपके लिए वो एक ग्रेटर पर्पस था जिसके लिए आप लोगों को किल कर रहे थे, क्राइम कमिट कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की आइडियोलॉजी है हमारे इस प्रोटैगनिस्ट रस्कोल्निकोव की। देन हम बात करेंगे अपने सेकंड कॉन्सेप्ट मर्डर की। अब उस टाइनी रूम में रहने के बाद, वो एक आइडियोलॉजी डेवलप करने के बाद, एजुकेशन से खत्म हो जाने के बाद, यानी कि जो उसका यूनिवर्सिटी लाइफ था वो खत्म हो जाने के बाद, देन वो एक मर्डर कमिट करता है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रस्कोल्निकोव, वो फैसला करता है कि भाई मैं अपनी थ्योरी को टेस्ट करूंगा। वो प्लान करता है कि भाई मैं एक कैरेक्टर को किल कर दूंगा जिसका नाम है अल्योना आइवानोवा। ये एक ओल्ड पॉन ब्रोकर हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट रस्कोल्निकोव के अकॉर्डिंग ये बहुत ग्रीडी और हार्मफुल लेडी हैं फॉर द सोसाइटी। अब एक शाम क्या होता है कि भाई वो उसको मर्डर कर देता है, यानी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रस्कोल्निकोव, वो उस लेडी का मर्डर कर देता है जो पॉन ब्रोकर है, जो कि बहुत ग्रीडी है और करप्ट है। अब होता क्या है कि जो उस लेडी की सिस्टर होती है, यानी कि जिसका मर्डर किया हमारे प्रोटैगनिस्ट ने, जो उसकी बहन होती है लिजावेटा आइवानोवा, वो ये देख लेती है कि भाई कैसे इस करेक्टर ने जो मेरी बहन का है वो मर्डर कर दिया है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे अचानक से आ जाती है। अब जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रस्कोल्निकोव, उसको डर लगता है कि भाई मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मैंने जो क्राइम कमिट किया वो डिस्कवर हो जाएगा, तो फिर वो उसकी बहन को भी किल कर देता है। यानी कि पहले उसने उस पॉन ब्रोकर लेडी को किल किया और अब वो जो है वो लिजावेटा आइवानोवा यानी कि उसकी बहन को भी किल कर देता है। यानी कि 2 मर्डर कमिट किए यहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। अब उसको ये लग रहा है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो क्राइम कमिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बेटरमेंट आएगी। ऑब्वियसली अगर मैं एक मॉरली करप्ट और एक ग्रीडी लेडी को कत्ल कर रहा हूँ, उसका किल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। खैर अब होता ये है क्योंकि उसने विटनेस को भी मार दिया और जिसको मारना था, यानी कि जिसका मर्डर करना था उस पॉन ब्रोकर का, उसको भी किल कर दिया, तो वो उसी वक्त तो सिचुएशन से जाती है, यानी कि फिजिकली तो वो एस्केप कर जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि उसने क्राइम कमिट किया है। लेकिन फिर यहाँ से शुरू होती है उसकी मेंटल सफरिंग, यानी कि वो मेंटली सफर करना शुरू कर देता है अपने उस क्राइम की वजह से। देन हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पनिशमेंट की, कि जब मर्डर कमिट कर लेता है रस्कोल्निकोव, तो वो एक्सपीरियंस करता है फियर, एंग्जाइटी, हेलुसिनेशंस, आइसोलेशन, गिल्ट, फीवर, यानी कि वो डर जाता है, बहुत परेशान होता है। उसको हेलुसिनेशंस होती हैं कि जैसे मैं पकड़ा जाऊंगा। वो लेडी बार बार आके उसको फील करवाती है कि भाई तुमने मुझे किल किया है, अब नाउ यू हैव टू पे। वो बहुत आइसोलेटेड हो जाता है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी से उसको निकाल दिया जाता है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती, वो एक गिल्ट में रह रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ है वो भी खराब होती है, उसे हर वक्त बुखार चढ़ा रहता है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर किसी के ऊपर शक करता है। उसको ये लगता है कि यहाँ पे मेरे आसपास जो भी लोग हैं ये मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने क्राइम कमिट कर दिया होता है। अब उसको ये तो पता है कि मैंने गलत काम किया तो मुझे इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर हम बात करें अपने प्रोटैगनिस्ट की फैमिली की और उसके लाइफस्टाइल की, तो उसकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस नॉवल में हमारे राइटर ने डिस्क्राइब की हैं। कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रस्कोल्निकोव, उसको ये पता चलता है कि उसकी जो सिस्टर है जिसका नाम दुनिया है, बेसिकली दुनिया का असल नाम होता है एवडोटिया रोमानोवना। यहाँ पे रोमानोवना को दुनिया के नाम से हम लोग यूज करेंगे कि वो यहाँ पे दुनिया प्लान कर रही होती है कि भाई मैं एक वेल्दी और एक सेल्फिश आदमी से शादी कर लूंगी जिसका नाम है प्योटर लुजिन, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो बहुत इनस्टेबल है फाइनेंस के हवाले से। तो जो रस्कोल्निकोव है वो इस मैरिज को अपोज करता है क्योंकि उसको लगता है कि जो लुजिन है ना वो दुनिया को यूज कर रहा है। बेसिकली दुनिया की इंटेंशन भी यहाँ पे यही है कि वो यहाँ पे प्योटर लुजिन को यूज कर रही है ताकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर सके। लेकिन रस्कोल्निकोव को लगता है कि भाई लुजिन जो है वो दुनिया को यूज कर रहा है। यहाँ पे जो उसका लॉयल फ्रेंड है दिमित्री रेजुमुकिन, अब वो यहाँ पे हेल्प करता है कि भाई वो अपने फैमिली क्राइसिस को सॉल्व कर सके। यहाँ पे वो हेल्प करता है रस्कोल्निकोव की और दुनिया की। देन वो दुनिया के साथ जो है लव में इन्वॉल्व हो जाता है। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सोफिया मार्मेलेडोवा का। सोफिया और सोनिया, ये दोनों नाम जो हैं वो इसी एक पर्सन के लिए यूज हुए हैं। सोफिया मार्मेलेडोवा जो है वो एक पॉजिटिव स्पिरिट है, यानी कि वो यहाँ पे एक कंपैशनेट फ्रेंड है हमारी इस रस्कोल्निकोव की। उसको फोर्स किया जाता है इनटू द प्रोस्टिट्यूशन टू सपोर्ट हर पुअर फैमिली, लेकिन उसके बावजूद वो काइंड रहती है, कंपैशनेट रहती है एंड डीपली रिलीजियस रहती है। रस्कोल्निकोव जो है वो सोफिया की तरफ इन्वॉल्व होता है, ड्रॉन होता है, क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ सोफिया ही है, सोनिया ही है जो मेरी इन सफरिंग को अंडरस्टैंड कर सकती है, जो मेंटल ट्रॉमा मैं फेस कर रहा हूँ उसको समझ सकती है। देन हम बात करेंगे पोर्फिरिस की इन्वेस्टिगेशन की। अब क्राइम तो कमिट किया था रस्कोल्निकोव ने और जिसका मर्डर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन भी साइड बाय साइड चल रही थी। तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट था उसका नाम था पोर्फिरे पेट्रोविच। अब पेट्रोविच जो है उसको रस्कोल्निकोव पे शक हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास कोई प्रूफ नहीं होते, कोई विटनेस नहीं होता। तो अब वो रस्कोल्निकोव को अरेस्ट नहीं करता, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल मेथड यूज करता है। ही इज क्वाइट अ क्लेवर पर्सन कि भाई मैं ये साइकोलॉजिकल मेथड यूज करके कंफर्म करता हूँ कि वेदर जो रस्कोल्निकोव है क्या वही मर्डरर है या नहीं है। अब वो उसके साथ बात करना शुरू करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो रस्कोल्निकोव है वो एंग्जाइटी फील करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है जो क्राइम उसने कमिट कर दिया है। और ऐसे में जब उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जाती
होती है, कॉन्वर्सेशन की जाती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर बैठता है कि जिससे जो इन्वेस्टिगेटर मैनेजमेंट है पेट्रोविच है उसको ये बात पता चल जाती है कि भाई क्राइम कमिट करने वाला जो पर्सन है वो रास्कोलिनिकोव है। इतना उसको शक हो जाता है क्योंकि पोर्फिरे के अकॉर्डिंग द गिल्ट विल इवेंचुअली फोर्स द मर्डरर टू कॉन्फेस। क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोविच है उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि जो इंसान के अंदर गिल्ट होता है वो उसको फोर्स करता है कि अगर तुमने कोई क्राइम कमिट किया है तो तुम उसको कन्फेस कर लो। यानी कि इंसान जितना भी उससे दूर भागेगा लेकिन जो उसके अंदर वो गिल्ट है उस क्राइम कमिट करने का वो उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर देगा। देन हम बात करेंगे स्वीडरी गैलव के रोल की। अब जो हमारा ये कैरेक्टर है स्वीडरी गैलव ये एक मॉरली करप्ट है। आर्केडिस स्वीडरी गैलव जो है ये दुनिया के साथ ऑब्सेस्ड है, यानी कि इसको दुनिया बहुत पसंद होती है। ये एज ए डार्कर रिफ्लेक्शन ऑफ रास्कोलिनिकोव यहाँ पे सर्व कर रहा है क्योंकि दोनों पर्संस की आइडियोलॉजी जो है ना वो सेम है कि दे कैन लिव बियॉन्ड द ऑर्डिनरी मॉरल वैल्यूज, कि जो सोसाइटी की मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं हम इससे ऊपर की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। अब एक पर्सन है कि जिसने क्राइम कमिट कर दिया और उसको गिल्ट है, और दूसरा पर्सन जो है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ की एम्प्टीनेस की वजह से इतना परेशान है कि मेरी जिंदगी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे वो बहुत ही अनग्रेटफुल है जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है उसके अंदर वो एम्प्टीनेस फील करता है और इन द एंड ऑफ द नॉवल जो स्वीडरी गैलव है वो सुसाइड कमिट कर लेता है। देन हम बात करेंगे कन्फेशन की कि अब जो मर्डर कमिट किया था रास्कोलिनिकोव ने, अब वहां पे वो जो उसका एक साइकोलॉजिकल सफरिंग थी, वो जो एक मेंटल ट्रॉमा उसका था, अब वो उसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो जाके क्राइम कन्फेस करता है सोफिया के आगे, सोनिया के आगे। यानी कि जो रास्कोलिनिकोव है वो पेट्रोविच को जाके नहीं बताता कि मैंने क्राइम कमिट किया, वो जाके सोनिया को बताता है कि हाँ भी मैंने मर्डर कमिट किया था। अब सोनिया उसको कहती है कि भाई तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो, तुमने क्राइम कमिट किया, तुम जाके इस चीज को एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ मैंने गलती की है। तो जो तुम्हारी पनिशमेंट होगी, जो फिजिकल पनिशमेंट होगी, जो एक वर्डली पनिशमेंट होगी वो कम हो जाएगी और जो आपका एक मेंटल ट्रॉमा है उससे आप आजाद हो जाओगे। फिर वो उसको ये भी कहती है कि तुम पब्लिकली जाके कन्फेस करो। अब उसने अपने क्राइम की कन्फेशन की है सोफिया के आगे, वो कहती है कि तुम पूरी पब्लिक के आगे जाके अपना क्राइम कन्फेस करो। फिर जो तुम्हारी सफरिंग है ना उससे तुम्हें रिडम्पशन मिलेगी, यानी कि जो तुम्हारा एक तुमने क्राइम कमिट किया था, तुमने इतने दुख तकलीफें परेशानियां बर्दाश्त कर ली हैं कि अब तुम्हें गॉड ने भी माफ कर दिया होगा, तो अब तुम्हें रिडेम्पशन मिल जाएगी, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा अपने इन प्रॉब्लम से, तुम बस क्राइम को जाके कन्फेस कर लो। देन हमारे पास जो लास्ट में क्या होता है कि पनिशमेंट एंड रिडम्पशन। अब जो रास्कोलिनिकोव है वो जाके कन्फेस कर लेता है पेट्रोविच के बाद कि भाई हाँ मैंने जो है वो मर्डर किया था, 2 मर्डर्स मैंने किए थे, उस पॉन ब्रोकर का और उसकी सिस्टर का। तो यहाँ पे उसको 8 साल की हार्ड लेबर दे दी जाती है साइबेरिया के अंदर, जो हमारी सेकंड सेटिंग है। यानी कि 8 साल के लिए उसको यहाँ पे कैद बामुशक्कत दे दी जाती है कि भाई उसको जेल में रखा जाता है और उससे हाई हार्श लेबर ली जाती है। अब शुरू में ऐसा होता है कि उसको थोड़ा सा गिल्ट होता है कि जो मैंने क्राइम कमिट किए थे उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, या वो उस चीज को बार बार ओवर थिंक करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है जहाँ वो उस क्राइम से निकल आता है और अब उसको अपनी लाइफ का असल पर्पस समझ आता है कि बेसिकली क्राइम कमिट करने के बाद पनिशमेंट मिलती ही है, तो मैं अपनी पनिशमेंट पूरी कर चुका हूँ और अब मैं अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ, यानी कि एक न्यू लाइफ शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये नॉवल खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेजर थीम्स की। सबसे पहला थीम हमारे पास है क्राइम एंड पनिशमेंट का। ये हमारे इस नॉवल का टाइटल भी है। इससे यहाँ पे इस बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि पनिशमेंट मिल के रहेगी अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है। यानी कि जो क्रिमिनल कंसाइंस होता है, यानी कि जो पर्सन क्राइम कमिट करता है, जो क्रिमिनल होता है, उसका वो जो एक इंटरनल फीलिंग होती है, उसकी जो इंटरनल सोल होती है, वो उसको पनिशमेंट तक लेके ही चली जाती है। यानी कि जो आपके अंदर गिल्ट है क्राइम कमिट करने का, वो आपको एक ना एक दिन आपकी पनिशमेंट तक लेके ही जाएगा। आप एस्केप नहीं कर सकते। टेम्परेरी एस्केप होगा लेकिन एट द एंड आपको पनिशमेंट मिल के ही रहेगी आपके उस क्राइम की जो आपने कमिट किया था। देन सेकंड थीम हमारे पास है गिल्ट एंड कंसाइंस का। अब जो रास्कोलिनिकोव था वो मेंटली सफर कर रहा था क्योंकि उसको ये समझ आ गया था कि जो गिल्ट है वो अनअवॉइडेबल है, कि भाई मैंने क्राइम तो कमिट कर दिया अपनी थ्योरी को चेक करने के लिए कि भाई मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि मॉरल वैल्यू से बहुत ऊपर है, लेकिन अब उस गिल्ट का क्या करूँ जो क्राइम कमिट करने के बाद मुझे हो रहा है। यानी कि वो एक अनअवॉइडेबल फीलिंग के अंदर चला गया था। देन थर्ड थीम हमारे पास है सफरिंग एज रिडेम्पशन का, क्योंकि यहाँ पे जो सोनिया का करेक्टर है, जो सोफिया का करेक्टर है, वो उसको मोटिवेट करती है कि भाई तुमने जो इतनी दुख तकलीफें बर्दाश्त की हैं, इतनी सफरिंग फेस की है, अब तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इन सब से। कि अगर तुम्हें वाकई एहसास है कि तुमने क्राइम कमिट किया था, यानी कि तुम्हें रिडेम्पशन मिल जाएगी। दोस्तोयेवस्की यहाँ पे ये बात कहते हैं कि सफरिंग कैन प्योरीफाई द सोल एंड लीड्स टू द स्पिरिचुअल रिन्यूअल। कि जो सफरिंग्स होती है ना वो सोल को प्योरीफाई कर देती हैं और फिर आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, यानी कि फिर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। देन हमारे पास फोर्थ थीम है फेथ एंड रिलीजन का, कि बेसिकली यहाँ पे जो रिलीजन दिखाया गया है दैट इज द क्रिश्चियन फेथ, जो कि सोनिया का करेक्टर है। अब वहां पे वो उसको बार बार होप दे रही है रिडेम्पशन की, कि ठीक है तुमने क्राइम कमिट किया, वो गलत किया तुमने, लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी बाकी की जिंदगी है वो अच्छी गुजरे और तुम उस एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बाहर निकलो, तो जाके पब्लिकली कन्फेस करो और रिडेम्पशन सीख करो अपने उस क्राइम के लिए। देन हमारे पास गुड वर्सेस इविल का कॉन्सेप्ट है
कि यहाँ पे एक एग्जामिन की जा रही है वो स्ट्रगल जो मॉरल और इमोरलिटी के बीच में है, कि जो इंसान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसका सेल्फिश एम्बिशन होता है। अब एक पर्सन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बीइंग अ मॉरल पर्सन वो कोई क्राइम कमिट ना करे, वो कोई ऐसा गलत एक्शन परफॉर्म ना करे, लेकिन उसका सेल्फिश एम्बिशन उसको मोटिवेट करता है उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट करने के लिए, क्राइम कमिट करने के लिए। यानी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट था उसका एम्बिशन क्या था कि भाई मेरी एजुकेशन मुझसे छीन ली गई, मेरा कोई लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, तो अब मैं एक थ्योरी बनाऊंगा कि भाई जो नॉर्मल लोग हैं वो लॉ को फॉलो करते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वो लॉ को ब्रेक करते हैं सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। तो यहाँ पे वो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करने के लिए जो गलत लोग थे, जो कि बेसिकली करप्ट और इमोरल लोग थे, उसने कहा मैं इनको किल कर देता हूँ। तो ये उसका एक सेल्फिश एम्बिशन था जिसने उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। देन लास्ट थीम हमारे पास है पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस का, कि भाई ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि आपसे एजुकेशन छीन ली गई, अनएम्प्लॉयमेंट आपके ऊपर थी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज थी, छोटे से कमरे में वो बंदा जिंदगी गुजार रहा था, तो ऐसी सफरिंग के बाद वो क्राइम कमिट करने पे मजबूर हो गया। यानी कि जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी की वजह से क्राइम कमिट करते हैं। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वो मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है इन द साइकोलॉजिकल रियलिज्म, कि आप एक पर्सन की साइकी को तब अंडरस्टैंड कर सकते हो जब आप उसको रियलिटी के ऊपर स्टडी करोगे कि अगर एक पर्सन ने क्राइम कमिट किया तो उसके पीछे रीजंस क्या थी, और अगर वो वाकई ही गिल्टी है तो फिर उसको रिडेम्पशन दे देनी चाहिए। कि यहाँ पे अगर हम उस मर्डर के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई उस लेडी ने गलत किया था या क्या था, तो जो क्रिमिनल का माइंड है उसको एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता। बेसिकली ये नॉवल डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एवेलुएट करता है कि जो इंटेलेक्चुअल थ्योरी होती हैं दैट कैन नॉट ओवरकम द ह्यूमन कंसाइंस, कि भाई उसने जो थ्योरी डेवलप की थी वो थ्योरी उसको उसके गिल्ट से तो नहीं बचा सकी ना। ऐसा टाइम आया कि जहां पे उसने अपनी जो मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको एक्सेप्ट किया और मॉरल रिडेम्पशन सीख की। सो बेसिकली दिस वाज द नॉवल Crime and Punishment by the Russian novelist Fyodor Dostoevsky. Hope you get the clear understanding of this novel. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.